कुछ ही हफ्ते पहले मैं एक एक्सपेरिमेंटल हॉन्टेड हाउस में जाने के लिए हामी भर दी थी। एक रात में एक बार से बाहर निकला, अपने अपार्टमेंट की तरफ जा रहा था जब मेरी नज़र उस पे पड़ी। वो फ्लायर एक टेलीफोन पोल पे स्टेपल किया हुआ था। कोई दूसरे पोस्टर के नीचे लगभग दफन था। हेलोवीन भी नज़दीक था, इसलिए मैंने पहले ही तरह तरह के हॉन्टेड हाउसेस के एड्स देख चुका था, पर ये अलग था। इसका डिज़ाइन बाकी सबसे बिल्कुल हटकर था। आप इसे एक बेयरबोन डिज़ाइन कह सकते हो। उस बड़े बोल्ड स्लोगन का अलावा बस एक ईमेल एड्रेस नीचे छपा था। अजीब, पर मुझे अच्छा लगा। इसने मुझे अपनी तरफ खींचा। मैं उसकी एक फ़ोटो ली और घर पहुंचकर एक ईमेल में भेजकर बताया कि मैंने एक फ्लायर देखा है और क्यूरियस हूँ कि आखिर ये सब क्या है। अगली सुबह उनका रिप्लाई आया, हाय डियर, खुशी है कि हमने आपकी दिलचस्पी जीत ली। हम एक नया स्टार्टअप हैं जिसका मकसद रेवोल्यूशनरी हॉरर एक्सपीरियंस देना है। सोचिए उस क्लासिक हॉन्टेड हाउस के बारे में जो मेलो या आपकी लोकल कम्युनिटी में मिलते हैं। वह फैमिली के लिए फ़न होता है, एक फ़र्स्ट डेट के लिए अच्छा ऑप्शन। पर क्या आप कभी उससे डर पाए हैं? जो हमने डेवलप किया है वो उससे कहीं आगे है। हम आपको सच्चे प्रिमल डर का अनुभव करवा सकते हैं। क्या आप इतना बहादुर हैं कि पता कर सकते हैं कि हमने क्या छुपाया हुआ है? पहले मुझे ये थोड़ा कॉर्नी लगा। जब तुम खुद हॉन्टेड हाउस को मार्केट कर रहे हो तो उसके कॉन्सेप्ट को ही बुरा क्यों कह रहे हो? पर जितना मैं स्केप्टिकल था उतना ही मुझे लगा कि ये शायद चेक करने लायक हो सकता है। बहुत टाइम हो गया था हॉन्टेड हाउस में घुसे हुए। हो सकता है सच में उनके पास कोई यूनिक स्पाइन हो। मैंने रिप्लाई किया, बोला कि हाँ, मैं काफ़ी बहादुर हूँ इसे चेक करने के लिए। मैं उनके ऑफ़र के बारे में और जानना चाहता हूँ। इस बार उनका रिप्लाई 1 घंटे में ही आ गया, जिसमें ज़्यादा गहरी जानकारी थी। ज़रूरी बात यह थी कि उनका कन्वेंशनल हॉन्टेड हाउस, पर ट्विस्ट ये था कि यह कोई हाउस में नहीं था और ना ही ये कोई जुगाड़ से बना सेटअप होगा। वो इसे सिटी के किनारे एक एबंडेंट बिल्डिंग में सेटअप करने वाले थे। पर इसका एक और पहलू था, क्योंकि अपेरेंटली किसी को नहीं पता था कि बिल्डिंग का इस्तेमाल किस लिए होता था, वो क्यों वहाँ थी। यहाँ तक कि अफवाह थी वो एक दिन हवा से ही प्रकट हो गई थी कि वो इंसानों ने बनाई ही नहीं थी। मुझे समझ नहीं आया कि इसका मतलब क्या था, पर यह मार्केटिंग तो काफ़ी धांसू थी। इस बात से मैं इनकार नहीं कर सकता था। पर आजकल चीज़ें महंगी हो गई हैं और मेरा बजट टाइट चल रहा था। और इतने अच्छे एलाबोर्ड सेटअप के लिए मुझे शक था कि एंट्री फ़ी अफोर्डेबल कर पाऊंगा। मैंने अगले ईमेल में ये बात उनके सामने रखी और उन्होंने कहा कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मुझे एक पैसा भी खर्च करना पड़ेगा। उल्टा वो मुझे मेरे टाइम के लिए पैसे देंगे, कैश में पूरे $400 जो एंड में मिलेंगे। क्योंकि टेक्निकली ये प्रोजेक्ट अभी भी डेवलपमेंट में था, तो ये सिर्फ एक टेस्ट रन का एक्सपेरिमेंट था। उन्होंने मुझे भरोसा दिया कि उन्होंने रिगिड सेफ्टी प्रोटोकॉल लागू किए हैं, कि वो खुद कई बार इसमें गुजर चुके हैं और पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि किसी को चोट लगने की कोई रिस्क नहीं है। सच कहूँ तो इस पॉइंट पर मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि फ्रैंकली पैसा मिलना बहुत अच्छा होता है। शायद मैं इतना खुश था कि मैं क्रिटिकल लेंस से सोचना बंद कर दिया था। पर पता नहीं, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? क्या आप और सवाल पूछते? अपने आप से ईमान से पूछिए। मैंने रिप्लाई में उन्हें बता दिया कि मैं तैयार हूँ। वो मुझे एग्जैक्ट बताइए कि मुझे क्या करना है। उनका रिप्लाई सीधा और छोटा था, बस एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स, उसके साथ टाइम और डेट और एक नोट में जिसमें लिखा था कि वो ट्रैवल एक्सपेंस भी कवर कर देंगे, बस हम रिसिप्ट रखेंगे। अक्टूबर 26 को सुबह 9 बजे। मैंने गूगल में कोऑर्डिनेट डाले तो पता चला कि वहाँ तक पहुँचने में 35 मिनट की ड्राइव लगेगी। एक ऐसी एरिया में जहाँ मैं पहले कभी नहीं गया था। वह कोई कंट्री रोड लग रहा था, जिसके एक तरफ फॉरेस्ट और दूसरी तरफ बड़ा कॉर्नफील्ड था, पर मुझे कोई बिल्डिंग नहीं दिखी। इस बात ने मुझे थोड़े परेशान किया, जिसका रीज़न मैं उस वक्त समझ नहीं पा रहा था। पर इतना नहीं कि मैं पूरा प्लान ही कैंसिल कर दूं। मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं किसी को साथ ले सकता हूं, और उन्होंने हाँ कर दी, पर कहा कि उसके पास सिर्फ एक स्पॉट बचा है और यह फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड लूना को पूछने का सोचा, पर रियलाइज़ किया कि किसी अनसीन रोड तक ड्राइव करके किसी स्केची बिल्डिंग में घुसना शायद उसे पसंद ना आए। तो मैंने सोचा कि किसी को सच में पैसे की ज़रूरत हो सकती है, और चॉइस साफ थी।
मेरा दोस्त जोस कॉलेज में मिला था और तब से हम अच्छे दोस्त हैं। ग्रेजुएट हुए लगभग 6 साल हो गए हैं और मुझे नहीं लगता कि उसे कभी भी कंपनी में 3 महीने से ज़्यादा काम किया होगा। एंड पिछले कुछ सालों में तो मुझे लगता है कि उसने कुछ काम ही नहीं किया है। आपको पता है वो रील्स जिसका ऑप्शन होता है योर अनएम्प्लॉयड फ्रेंड ऑन ट्यूसडे आफ्टरनून, और उसमें कोई बंदा जंगल में लांबा को खिला रहा होता है। जोस बिल्कुल वैसा है। उसके पास कार नहीं है, फर्नीचर लेस सीट बॉक्स स्टूडियो में रहता है। वो रेंट या खाने के पैसे कैसे देता है मैं अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। वो मुझे सेविंग कहता है, पता नहीं उसका क्या मतलब है। नेचुरली जब मैंने जोस को ये आइडिया बताया तो वो बहुत एक्साइटेड लगा था। वो हल्के में भी लगा था। 26 की सुबह मैं उसे पिकअप किया और हम पूरे रास्ते ड्राइव करते हुए वहाँ पहुँचे। अब तक की स्टोरी सुनकर शायद आपको लग रहा होगा कि मैं ज़्यादा समझदार नहीं हूँ, पर मैं पूरा पागल भी नहीं हूँ। मैंने लूना को एग्जैक्ट लोकेशन बता दी थी और उसे कहा था कि अगर दोपहर के 12 बजे तक मेरा फ़ोन ना लगे तो हो सकता है कुछ गड़बड़ हो। हम कोऑर्डिनेट पर सुबह 8:40 के आसपास पहुँचे। सच में वो सड़क पर एक बस रैंडम स्पॉट था, फॉरेस्ट में एक छोटी सी खुली जगह जहाँ कुछ कार पहले से पार्क थी, तो मैंने भी अपनी कार वहीं पार्क कर दी। पार्किंग के बाद हम बाहर हवा ठंडी और साफ थी और ऊपर आसमान गहरा नीला था। हमने चारों तरफ देखा जहाँ 4 लोग पहले से थे। उनमें से एक यंग लड़की थी, शायद लेट टीन्स या अर्ली 20s में थी। हुड चढ़ाया हुआ जैकेट, एथलेटिक लेगीज और स्नीकर्स पहने हुए वो हाथ बांधकर एक पेड़ के टूटे हुए हिस्से पर बैठी थी। और फिर एक कपल था जो 30 की उम्र के आसपास लग रहे थे, अपनी कार के हुड के ऊपर बैठे थे। वो दोनों थोड़े परेशान लग रहे थे और मैं बता नहीं सकता कि वो दोनों एक दूसरे से तंग से या वहाँ आने के डिसीजन पे पछता रहे थे। आखिर में एक लड़का जो अर्ली या मिड 20s का हो सकता था, लंबा और पतला, उसका फीचर तेज था, बाल ब्लीच और सिर छोटा और उसकी गर्दन पर टाइगर का टैटू था। उसने ऐसे कपड़े पहने थे जिसे मैं सिर्फ टैक्टिकल स्वेटर्स कह सकता हूँ और सिर्फ उसी ने हमारी मौजूदगी को एक्नॉलेज किया। वो बड़ी मुस्कान के साथ हमारी तरफ आया और हम दोनों के साथ हाथ मिलाया। उसने अपना नाम कीजून बताया और कहा कि वो कोरिया से 1 हफ्ते के लिए विजिट पर आया है। हमने उसे पूछा कि उसने इतनी जगहों में से यहीं क्यों चुना, क्योंकि हमारा शहर किसी भी तरह से टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं था। उसने समझाया कि यह हॉन्टेड हाउस दरअसल एक अर्बन लेजेंड के जैसा था, पर यह दूसरों से ज़्यादा क्रेडिबल था क्योंकि असल ऑफिशियल पुलिस रिपोर्ट्स थे जिसमें लोगों के लापता होने का डिटेल्स थी जो इस जगह में एंटर होने के बाद गायब हो गए थे। रिपोर्ट्स जो तब से पुलिस रिकॉर्ड से हटा दी गई थी। मैंने उसे पूछा कि क्या उसने सच में ये रिपोर्ट्स खुद पढ़ी हैं। उसने कहा कि नहीं, कि वो मिलना बहुत मुश्किल है, पर ऐसी चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट है, वियर्ड, स्ट्रेंज, खतरनाक चीज़ें। तो उसने जितना रिसर्च हो सकता था वो किया और अमेरिका में कुछ कॉन्टैक्ट्स मिले जिन्होंने उस जगह को हल्के से बताया और अब वो यहाँ था। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि मैं उसकी बात पर विश्वास करूं। मैं जोस को देखा और समझ गया कि वो भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था कि किंजो शायद कंपनी द्वारा हायर किया गया कोई बंदा हो जिसे हमें डराने के लिए स्क्रिप्ट दी गई हो। अगर ऐसा था तो उस वक्त थोड़ा बहुत काम कर रहा था। पर इससे पहले कि हम उसे कुछ पूछते, एक और व्हीकल आकर रुकी, एक काली मस्टैंग, नई और चमकती हुई। वो क्लियरिंग की तरफ जाती पहाड़ी के सामने पार्क हुई और उसमें से 2 यंग लड़के बाहर निकले। दोनों कॉलेज फुटबॉल जर्सीज में थे। वो दोनों ड्रंक लग रहे थे, शायद कोकेन की नशे में भी थे। वो हंस रहे थे, लड़खड़ा रहे थे जैसे वो हमारी तरफ बढ़ रहे थे। उन्होंने अपना नाम चैड और हैरिसन बताया और हमने उसके साथ दर्दनाक कुछ मिनट कन्वर्सेशन किया, या फिर कह सकते हैं कोई चीज़ की। इससे पहले कि कोई फॉरेस्ट से बाहर आए, एक शार्प दिखने वाला आदमी सूट में, शायद अर्ली 20s, ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बोर्ड रूम में होना चाहिए था। अब जब मैं सोचता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैंने उस जंगल से आते देखा या उसकी आवाज़ सुनी। वह बस प्रकट हो गया। उसने अपना नाम सिनक्लेयर बताया, वो स्टार्टअप का CEO। उसने सबसे मिलकर खुशी जाहिर की और कहा कि वो वहाँ बिल्डिंग के तरफ गाइड करेंगे। किंजोन ने हाथ उठाया, पूछा कि स्टार्टअप का असल नाम क्या है। सिनक्लेयर ने मुस्कुराया और बोला ये अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस है, कि वो ज़्यादा डिटेल देने के लिए लाइब्रेरी नहीं है।
जब उसने जवाब दे दिया तो किंजो ने हमें देखकर आईब्रो राइज की, जैसे सिग्नल दे रहा हो, यार ये कितना अजीब है। और हाँ, ये सच में अजीब था। ये पूरी चीज़ अजीब थी और अब मुझे एहसास हो रहा था। साथ ही मैंने सोचा कि शायद वो एक पूरे शो का हिस्सा होगा। इसका मकसद जितना हो सके उतना हमें इम्प्रेसिव होना है। अगर ऐसा है तो वो ज़बरदस्त काम कर रहा था। मैंने दूसरों को देखा। चैड और हैरिसन बहुत ज़्यादा नशे में थे। उन्हें परवाह नहीं था। कपल चुपचाप आपस में बहस कर रहे थे, जिसने उन्हें व्यस्त रखा। उनकी बात सुनकर मैंने जाना कि उनका नाम लिम और डेब था। जैकेट वाली लड़की का चेहरा स्टोन फेस था। वो खाली आगे घूर रही थी। ये बताना मुश्किल था कि वो क्या सोच रही थी। और फिर ऑफ कोर्स किन जॉन था। सिंक्लेयर ने पूछा कि क्या और कोई सवाल है, तो जॉन ने हाथ उठाया और पूछा कि हम सीधे बिल्डिंग पर क्यों नहीं मिले। सिंक्लेयर ने कहा कि वहाँ तक जाने के लिए कोई सड़क नहीं है कि बिना गाइड के एग्जैक्ट लोकेशन जान पाओ। उसे ढूंढना लगभग मुश्किल रहेगा। जोश ने पूछा कि इसका क्या मतलब है। सिंक्लेयर ने हमें कहा कि यह सब हमें जल्दी ही पता चल जाएगा। उसने सबको अपने साथ आने को कहा और फिर पलट के फॉरेस्ट में चलना शुरू कर दिया। हम सब एक पल के लिए हिचकिचाए, फिर पीछे हो लिए। हम लगभग आधे घंटे तक एक कच्चे रास्ते पर चले, फिर बड़े अनाजे लगने वाले खुले मैदान पर पहुंचे और वो वहाँ थी, जंगल के बीच में एक असली बिल्डिंग। ये छोटी कॉर्पोरेट ऑफिस जितनी बड़ी थी, गहरे ग्रे रंग में पेंट की हुई, 3 मंजिल ऊंची। सबसे अजीब बात यह थी कि यह बहुत पुरानी भी नहीं लग रही थी। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं थी। पेंट के कुछ हिस्से छिलने लगे थे और कुछ खिड़कियाँ टूटी हुई थी, पर ऐसा नहीं लग रहा था कि यह बहुत देर से बंद थी। ऐसा लग रहा था कि यह बस कुछ साल पहले ही फंक्शन में हो सकती थी। पर किस रूप में फंक्शन, ये यहाँ क्या कर रही थी? तो ये है वो, सिंक्लेयर ने कहा। हम सब उसे घूरने लगे। कुछ देर तक किसी ने कुछ नहीं कहा, यहाँ तक कि कोकेन ब्रोस भी चुप हो गए थे। तो ये आप लोगों ने बनाई है? लेम ने उसे पूछा। मेरा मतलब है, क्या आप पक्का श्योर है ये सेफ हैं? सिंक्लेयर ने उसे देखा। मैं आपको आंसर दे सकता हूँ कि हमने अपना पूरा काम किया है और चिंता करने की कोई बात नहीं है, उसने कहा। हमने सारा कूड़ा करकट हटा दिया है, इलेक्ट्रिकल हैजार्ड, अनयूजेबल फ्लोर्स, सब कुछ चेक कर लिए हैं, फिक्र मत करो। लेम को यकीन नहीं हुआ, पर डेब ने उसे धक्का दिया। ये तुम्हारा आइडिया था, उसने दांत पीस कर फुसफुसाया। तो शांत रहो। वो रुकी और एक बार फिर बिल्डिंग को देखा। बिसाइड, ये इंटरेस्टिंग हो सकता है। लेम ने आंखें घुमाई, फिर सिंक्लेयर को देखा। तुम्हें पता है, अगर कुछ भी गलत हुआ तो बुरा होगा। मैंने अभी तक कोई वेवर साइन नहीं किया है और मैं करूँगा भी नहीं। सिंक्लेयर ने प्लेफुल डिफेंसिव गेस्चर में हाथ ऊपर किया। मैं समझता हूँ, पर सच में चिंता मत करो, कोई बात नहीं है। कुछ साइन नहीं करना है, हमें इतना भरोसा है इस पे। पर तुमने मेरे पहले सवाल का जवाब नहीं दिया, लेम ने आगे कहा। क्या ये तुम लोगों ने बनाई है? जो तुम करना चाह रहे हो उसके हिसाब से ये बहुत महंगी लगती है। हमने नहीं बनाई, सिलिंसर ने उसे बताया। जैसा कि पहले कम्युनिकेशन में बताया गया था, हमें नहीं पता कि इस जगह को किसने बनाया, हमें नहीं पता कि ये कहाँ से आई। लेम हंसी। तो क्या ये अभी भी एक्ट का हिस्सा है या तुम सीरियस हो? मुझे फ़र्क नहीं पता चल रहा। सिंक्लेयर ने उसे घूरा। उसने कहा, हमें सच में नहीं पता। चैड और हैरिसन हंसने लगे। ये भाई बहुत अजीब है, मैंने उनमें से एक को कहते सुना। और कोई सवाल या चिंता? सिंक्लेयर ने हमसे पूछा। खामोशी छा गई। सिंक्लेयर की मुस्कान वापस आ गई और उसने अपनी पॉकेट में से हाथ डालकर एक एनवलप निकाला। उसने उसे खोला, जिसमें $100 का नोट का स्टैक दिखा। जैसे कि कहा था, आपका कॉम्पनसेशन $400 होगा। 200 अभी और बाकी 200 जब तुम सब कुछ फिनिश कर दोगे। तो कृपया लाइन बना लिए। हमने वही किया। हर एक ने अपना वादा किया हुआ अमाउंट लिया। मैंने जोश की आंखें चमकते देखी जब उसकी उंगलियों ने कैश को छुआ। जब सबको उसके पैसे मिल गए तो सिंक्लेयर ने हमें बिल्डिंग के एंट्रेंस की तरफ ले गया। ये सिंपल प्रोसेस होगा, उसने हमें बताया। अंदर जाओ, दरवाजे पर चिपके हुए रेड एरो को फॉलो करो जब तक एग्जिट तक पहुंच नहीं जाते। इसमें करीब 30 मिनट लगेंगे। मैं एंड में इंतज़ार करूंगा। यह कहकर वो साइड में चला गया और हमें अंदर जाने का इशारा किया। मैं झूठ नहीं बोलूँगा अगर मैं कहूँ कि इस पॉइंट पर मेरी उम्मीद बढ़ चुकी थी।
पूरा बिल्डअप ऐसा था जैसे मैं पहले कभी अनुभव नहीं किया था। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मैं पूरी तरह से एक्साइटेड था। अंदर ये किसी भी आम ऑफिस के जैसा लग रहा था। हालांकि तेज इंसिडेंट लाइट यूज़ करके एरी लिमिनल वाइब दे रहा था। मुझे लगा कि ये उनका एंगल था। कोई जाले नहीं, खून के बर्तन नहीं, कोई कंकाल नहीं, फर्श के नीचे छुपकर तुम्हारी ईडियाँ पकड़ने का इंतजार नहीं कर रहा था। बस एक खाली बिल्डिंग, पर इसमें कुछ अजीब था, एक सक्षम एहसास। यह सिर्फ इसलिए नहीं था कि ये जंगल के अंदर गहराई में थी, कुछ और था, कुछ पहचान ना पाने वाला, कुछ अनकंफर्टेबल था। मुझे लगा कि बाकी सब भी इसे महसूस करने लगे थे, क्योंकि कोई कुछ नहीं बोल रहा था। पर हमने हिम्मत की और पहले कॉरिडोर में टैब फॉलो करना शुरू किया। यह काफ़ी लंबा चलता गया, इससे पहले कि हम दूसरे में मुड़े। और फिर एक और काय आइडेंटिकल कॉरिडोर से गुजरने के बाद हमें एहसास हुआ कि इस जगह में गड़बड़ क्या थी। लेआउट का कोई मतलब नहीं था, बस ये हॉलवे ही हॉलवे था। कोई असल कमरे नहीं थे, ये दिमाग को घुमाने वाले थे। और इसी पॉइंट पर चैड ने हमें कहा कि वो वापस जा रहा है, कि वो आगे नहीं बढ़ेगा। हम उसे देखने के लिए मुड़े। वो पहले ही ग्रुप से बहुत पीछे रह गया था। उसके चेहरे पर डर का काफ़ी सच्चा एक्सप्रेशन था। हैरिसन ने उसे पूछा कि क्यों, क्या हुआ। उसने पहले फर्श को देखा, फिर दीवारों को, और फिर वापस हमें। उसने सर हिलाया। मैं आगे नहीं जा रहा, उसने दोहराया। इससे पहले कि हम कुछ और कह पाते, वो पलट गया और चल दिया। कॉर्नर के पीछे गायब हो गया। हे मैन, हैरिसन ने आवाज़ दी, यह क्या कर रहा है। फिर उसने सिर हिलाया। क्या प्रॉब्लम है इसकी, उसने अपने आप से फुसफुसाया। क्या तुम उसके पीछे नहीं जाओगे, किंजून ने पूछा। हैरिसन ने सर हिलाया। हट साले, मुझे पैसा चाहिए। हम आगे बढ़े। 5 या शायद 10 कॉरिडोर के बाद मुझे भी वापस मुड़ने की इच्छा होने लगी थी। यहाँ तक कि कोई स्पर्श करता भी नहीं था, बस लगातार रिलेंटलेस फीलिंग थी कि यह क्या हो रहा है। मैंने किंजोन से पूछा कि वो क्या सोचता है, पर उसने जवाब नहीं दिया। उसके बजाय वो एक दीवार पर घूर रहा था। कुछ देर बाद मुझे समझ आया क्यों। कोई टेप नहीं थी दोनों दीवार पर। मुझे याद नहीं आया कि मैंने कब होश में इस बात को नोट किया। तीर अब नहीं है। मुझे लगा कि हम ध्यान नहीं दे रहे थे। मैंने उस कॉरिडोर की तरफ पीछे देखा जिससे हम अभी गुजरे थे, और वहाँ भी कोई टेप नहीं थी। क्या हम बस बिना मार्ग घूम रहे थे, और कब से? हमें एहसास क्यों नहीं हुआ? ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम यहाँ गुम गए। लीम ने ऐलान किया। बिल्डिंग बाहर से इतनी बड़ी नहीं थी। मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, डेब ने उसे कहा। चलो यहाँ से निकलते हैं। ओह, अब तुम जाना चाहती हो? क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम रुकना चाहते हो? उसने एक पल के लिए सोचा और फिर सर हिलाया। बिल्कुल नहीं। वो पलट गया और दूर चलना शुरू कर दिया। है, वो सही डायरेक्शन नहीं है, किंजुन ने उसे जवाब दी। जोश ने उसे देखा। तुम क्या बोल रही हो? हम वहाँ से आए थे। किंजुन ने उसे घूर कर देखा। क्या तुम्हें यकीन है? मैंने आसपास देखा और खुद पता लगाने की कोशिश की, और मुझे एहसास हुआ कि मुझे यकीन नहीं था। तीर के बिना सब कुछ एक जैसा लग रहा था। पर मैंने अपने आप को समझाया कि यह कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा घूमो और आखिरकार हम बाहर निकल जाएंगे। सही कहा ना? पर पता नहीं क्यों मैं अपने आप को विश्वास नहीं दिला पा रहा था कि ऐसा ही होगा। तुम लोग ओवर रिएक्ट कर रहे हो, हैरिसन ने हमें कहा। हम वहाँ से आए थे। उसने पीछे इशारा किया, तो ऑब्वियसली हमें वहाँ जाना चाहिए। उसने फिर आगे इशारा किया। उसकी आवाज़ ऊंची थी, पर उसमें ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं था। पर उसी समय हम उसके साथ बहस नहीं कर सकते थे। हमें कहीं तो जाना था, तो हम आगे चल दिए। और कॉरिडोर्स जल्दी से 15 मिनट और गुजर गए, और अब भी एग्जिट या रूम या डेड एंड का कोई नामो निशान नहीं था। क्या यह पॉसिबल था कि हम लगातार लूप में घूम रहे हैं? मैंने मोड का हिसाब करना शुरू कर दिया। लेफ्ट लेफ्ट राइट, लेफ्ट 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 राइट राइट। साफ तौर पर हम नहीं थे। मैंने अपना फ़ोन निकाला तो सिग्नल बिल्कुल डेड था। मैंने आसपास सबको पूछा, सबका हाल सेम था। 10 मिनट और अब पैनिक एक बुरी चीज़ में बदल चुका था। जगह अब क्लोबोफ्रोबिक, लगभग धमकी देने वाली लग रही थी। हैरिसन ने आगे ढूंढना शुरू कर दिया, और हमने उसके साथ रहने की बहुत कोशिश की। मैंने किंजो को देखा। उसके चेहरे पर पहले की एक्साइटमेंट लगभग पूरी तरह से चली गई थी।
उसकी जगह सावधानी भरी हैरानी ने ले ली थी, जो शायद हमारा 100वां मूड होगा। वहाँ आखिरकार सीनरी में बदलाव आया। एक अकेली खिड़की एक कॉरिडोर के एंड में मौजूद थी। यह एक पहली खिड़की थी जो हमने वहाँ अंदर देखी थी, इसलिए यह वहाँ काफ़ी चकित करने वाला दृश्य था। पर यह बाहर निकलने का एक पोटेंशियल रास्ता भी थी। हम उसकी तरफ चलना शुरू ही करने वाले थे कि जैकेट वाली लड़की ने हमें मना कर दिया कि हमें पलटना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके उतनी दूर चले जाना चाहिए। ये पहली बार था जब हमने उसे बोलते सुना था। उस वक्त तक वो बस चुपचाप पीछे चल रही थी। हमें नहीं पता था कि उसकी क्या बात थी, पर मुझे लगता था कि हम इतने व्यस्त थे कि पूछ नहीं पाए। हैरिसन ने उसे देखा। क्या तुम क्या बकवास कर रही हो? हमें किसी खिड़की के पास नहीं जाना चाहिए। उसने उसे बताया, हमें पलट जाना चाहिए। ये फिर क्या होगा? मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, उसने कहा, पर शायद कुछ अच्छा नहीं हो सकता है। हैरिसन ने सर हिलाया। हाँ, हटो और पैसा भी भाड़ में जाए, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। वो लड़की की तरफ बढ़ा। जोश और किंजोन उसके पीछे पीछे थे। मैं पीछे रुका और लड़की के पूछा कि उसे कैसे पता कि खिड़की के पास जाना डेंजरस होगा। उसने कहा कि ये लंबी कहानी है, कि वो बाद में समझाएगी, पर अभी हमें सच में जाना चाहिए। अगर वो मेरी नहीं सुन रहे तो तुम वहाँ जाओ और उन्हें समझाओ। उसने मुझे कहा, अगर हम जल्दी नहीं निकले तो मैं अकेले जा रही हूँ। वो खिड़की बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। मैं उसके एक्सप्रेशन को टूटते देख सकता था। उसके होंठ तरतरा रहे थे। वो लगभग भीख मांग रही थी। अगर वो पूरी तरह सीरियस नहीं थी तो वो ज़बरदस्त एक्टर थी। मैंने उसे पूछा कि क्या वो ऐसा कुछ जानती है जो हम नहीं जानते? मेरे पास तुम्हें सब कुछ समझाने का टाइम नहीं है, उसने कहा। हमें निकलना है। मैं सच में उस पर विश्वास नहीं करना चाहता था। मैं मानना चाहता था कि वो खिड़की सच में बाहर निकलने का रास्ता थी। और वो पल मैंने अपने आप को यकीन दिलाया कि उसकी बातें बस डर का पैरानॉय में बदलना है। मैं उसे पलट गया और खिड़की की तरफ चल दिया। बाकी सब उसके साथ चिपके हुए थे और मैंने उसे पूछा कि वो क्या देख रहे हैं। जोश पलट गया। वो कंफ्यूज और डरा हुआ था। एक नज़र डालो, उसने मेरे लिए जगह बनाई और मैं अंदर घुसा। और पहली बार तो मुझे लगा जैसे मेरे दिमाग में शॉर्ट सर्किट हो गया हो। बाहर कोई पेड़ नहीं, कोई झाड़ी नहीं, बस एक छोटा खुला मैदान जो गहरी धुंध से ढका हुआ था। पक्का वो फॉरेस्ट नहीं था जहाँ से हम आए थे। किंजोन ने सजेस्ट किया कि हो सकता है वो पेंटिंग हो, पर अगर आप उसे कुछ सेकंड से ज़्यादा अच्छे से देखो तो रियलाइज़ करते कि पक्का नहीं थी। धुंध बिल्कुल हिल रही थी, धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। हवा घास में चल रही थी। हैरिसन अचानक पीछे था और जोर से ग्लास पर लात मारी। वो नहीं टूटी, यहाँ तक कि हिली भी नहीं। बस एक डल थुडिंग आवाज़ आई, जैसे खिड़की के रूप में ठोस सीमेंट हो। उसने सिर हिलाया, फिर लात मारने की कोशिश की और फिर बार बार, पर फिर वो रुक गया। ग्लास में कुछ और घूर कर देखने लगा। हमने उसे पूछा कि वो क्या देख रहा है। उसने हमें खुद देखने को कहा। शुरू में धुंध की वजह से यह बताना मुश्किल था कि असल में क्या था। बस दूर कोई धुंधला आकार जो लगातार नज़दीक आ रहा था। तो हम सब वहीं खड़े रहे और बस उसे घूरते रहे। मुझे लगता है कि हम शॉक्ड थे कि कुछ नहीं कर पा रहे थे, पर जल्दी वो इतना नज़दीक आ गया कि हम बता सकते कि वो इंसान आकार का था। एक आदमी सीधा हमारी तरफ दौड़ता हुआ। वो बिल्कुल नंगा था और उसकी स्किन जली हुई थी। उसके बाल लंबे और जंगली लग रहे थे और तो और अजीब एंगल पर खड़े थे। हम पीछे हटने लगे। मैं पलटा और देखा कि लड़की पहले ही जा चुकी थी। वो आदमी तेजी से हमारी तरफ बढ़ता आ रहा था और जल्दी ही हम उसकी कुछ और अजीब विशेषताएं देख पाएंगे, जैसे कि उसकी बाहें इतनी लंबी थी कि उसकी उंगलियां घास के ऊपरी हिस्से को रगड़ रही थी। हमने उसका और नज़दीक आने का इंतज़ार नहीं किया और पलट कर दौड़ना शुरू कर दिया। जैसे ही हम पहले कॉरिडोर पर मुड़े, हमने ग्लास की टूटने की आवाज़ सुनी। कोई भारी चीज़ फर्श पर गिरने की आवाज़ आई। हम तेज दौड़े। हालांकि जल्दी ही साफ हो गया कि हैरिसन सब में सबसे फिट था। वो पलटा और हमें पकड़ने के लिए चिल्लाया, पर हम नहीं कर पाए। जल्दी ही वो नज़र से गायब हो गया, हमें पीछे छोड़ गया। मेरे फेफड़े जल रहे थे और मेरी टांगें स्टील जैसी लग रही थी। मैं बस आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था।
गले में खराश जैसी कोई आवाज़ कॉरिडोर में गूंजी। उसके साथ घने बेतरतीब कदमों की आवाज़ थी। ये बताना मुश्किल था कि वो कितनी दूर थे, पर इतना नज़दीक तो ज़रूर था कि मुझे होश खोने लगा था। हम तीनों ने एक और कॉर्नर लिया, फिर रुक गए। दीवार में एक दरवाज़ा था, एंट्रेंस को छोड़कर। इस जगह में यह पहला दरवाज़ा था जो हमने देखा था। हम सांस लेते हुए उसे घूरने लगे और कदम और खार खार की आवाज़ नज़दीक आते सुनाई दी। फिर हमने एक दूसरे को घूरा और सबको एक ही बात समझ में आई। दरवाज़ा शायद हमें वहाँ नहीं ले जाएगा जहाँ हम जाना चाहते हैं, पर हम हमेशा दौड़ नहीं सकते थे। हमने उसे खोला और अंदर दौड़ गए। उसे अपने पीछे ज़ोर से बंद कर दिया। हम पूरे अंधेरे में खड़े थे। कुछ देर तक हम हिले नहीं, कोई आवाज़ नहीं की। हमने बस अपनी सांस रोक ली, कदमों को अपने नज़दीक आते हुए सुना, प्रार्थना की कि वो सीधे निकल जाए। जो शुक्र है कि वो गया, पर उसके दूर चले जाने के बाद भी हम वहीं खड़े रहे, हिलने से अभी भी डरे हुए थे। हमें थोड़ा टाइम लगा कि हम इतना सिक्योर महसूस कर सके कि खुलकर हिल और बोल सकें। जब हमने ऐसा किया तो हमने अपने फ़ोन निकाले और फ्लैशलाइट ऑन की, जैसे एक कमरा रोशन हो जो सीधे किसी ऑब्सक्योर नाइटमेयर से निकला हुआ लग रहा था। दीवारें और फर्श पुराने, बहुत जंग लगे हुए मेटल से बने हुए लग रहे थे। हमने शुरू में स्मेल पर ध्यान नहीं दिया था, पर अब वो तेज थी, हमारे सेंसर्स पर हमला कर रही थी। कमरा एक स्टैंडर्ड हाई स्कूल से बड़ा नहीं लग रहा था, पर पूरी तरह खाली था। जिस दरवाजे से हम घुसे थे उसके अलावा सिर्फ 2 सेट्स ऑफ स्टेयर्स थे, एक ऊपर जा रहा था, दूसरा नीचे। कोई भी ऑप्शन ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा था और हमने बहस करना शुरू कर दिया कि आगे क्या करें। हमें पहले कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करने के फैसला किया। इस बात पर जुआ खेला कि हमें उस चीज़ से नहीं टकराना पड़ेगा जो हमें खिड़की तोड़ के घुसी थी। पर जब हमने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो नहीं खोल पाए, वो अंदर से लॉक हो गया था। हमने अपने कंधे मारकर ज़बरदस्ती खोलने की कोशिश की, पर वो हिलने के नज़दीक भी नहीं आया। तो हमने ऊपर जाने का फ़ैसला किया। हमने सीढ़ियाँ चलना शुरू किया और हम बस चढ़ ही रहे थे। हमें यह रियलाइज़ करने में बहुत देर लगी कि गड़बड़ क्या थी, क्योंकि हमें दूसरे फ्लोर पर बहुत पहले पहुंच जाना चाहिए था। अगर ये सीढ़ियाँ तीसरे फ्लोर तक भी जाती तो हम अब तक वहाँ होने चाहिए थे। बिल्डिंग 30 या 40 फीट से ज़्यादा ऊंची नहीं हो सकती थी और हम 20 मिनट से ज़्यादा चल रहे थे। हमने ये भी नोटिस किया कि वहाँ हवा ठीक हो गई थी, सांस लेना बिल्कुल मुश्किल हो रहा था। हम वापस नीचे उतरने लगे। एक और बार फिर सीढ़ियाँ ख़त्म ही नहीं हो रही थी। 30 मिनट बाद भी नहीं, 1 घंटे बाद भी नहीं। मैंने जोश को हाइपर वेंटिलेट करते सुना और मैंने उसे शांत करने की कोशिश की। आखिरकार वो शांत हो गया और फिर हम वहीं बैठ गए। हम थक चुके थे, मानसिक रूप से थक चुके थे। किंजून का फ़ोन सबसे पहले बंद हुआ और फिर जोश का भी, और अब हम एक लाइट पर ही थे। अंधेरा होने में ज़्यादा टाइम नहीं था। कुछ देर बाद हमें कदमों की आवाज़ अपनी तरफ ऊपर आते हुए सुनी। हम खड़े हो गए, फिर से दौड़ने के लिए तैयार थे, जब एक जानी पहचानी आवाज़ ने हमें आवाज़ दी, रुको रुको, मैं हूँ। मैंने अपनी लाइट को सीढ़ियों को नीचे किया और जैकेट वाली लड़की दिखी, पर मैं इस पॉइंट पर इतना पैरानॉइड था कि ये पूरी तरह से नहीं मान सकता था कि ये कोई ट्रिक नहीं है, तो मैं पीछे हटता था। घबराओ मत, उसने आगे कहा, मैं हूँ सच में। वो काफ़ी सच्ची लगी। मैंने उसे पूछा कि वो इतने टाइम कहाँ थी। उसने सर हिलाया, मुझे नहीं पता, बस आसपास शायद। मैंने उसे पूछा कि उस बात का क्या मतलब था और वो इतनी शांत क्यों लग रही थी। देखो, मैं तुम्हें बताऊंगी, पर हमें पहले सीढ़ियों से बाहर निकलना होगा। उसने मुझे बताया, यहाँ खतरनाक है। मैंने उसे कहा कि वो हमें इस जगह के बारे में क्या जानती है। वो बताए जो अपार्टमेंट हम नहीं जानते, कि अगर हम जिंदा निकलने की मदद कर सकते हैं तो हमें जानने की हक है। उसने गहरी सांस ली और फिर उसने हमें बताया कि उसका नाम नेडिया है। कुछ टाइम पहले उसका भाई एंथम इसमें से एक में गया था और वो वापस नहीं आया। मैंने उसे पूछा कि इसमें से एक इसका क्या मतलब है। उसने समझाया कि ये जगह अलग अलग लोकेशन पर प्रकट हो सकती है और अलग अलग रूप ले सकती है। जिसमें उसका भाई गया था वो बिल्कुल अलग शहर में था। वो भी 8 लोगों का ग्रुप का हिस्सा था और उन 8 में से 3 को फिर से देखा गया। 2 उनमें से बिल्कुल एंड तक पहुंच गए थे, जबकि तीसरा
बहुत ही जल्दी निकल गया था। उसके भाई की गर्लफ्रेंड डिक्सी उन दो में से थी जो एक एंड तक पहुंची थी। तो यह जगह ख़त्म होती है? जोश ने उम्मीद से उसे पूछा। उसने सर हिलाया। आखिरकार हो जानी चाहिए। डिक्सी के मुताबिक हमें बस बहुत सारी मुश्किलें से गुजरना पड़ेगा इससे पहले कि ये आखिरकार हो। जैसे वो बोल रही थी मुझे अचानक गुस्सा आया। मैंने उसे पूछा कि उसने हमें यहाँ आने से रोका क्यों नहीं था। अगर उसके पास इतनी सारी इन्फॉर्मेशन थी तो उसने हमें शुरू में ही क्यों नहीं बताया। क्या तुम मेरी बात पर यकीन करते? उसने जवाब दिया। अगर मैं उस रोड पर हंगामा करती और सबको बताती कि ये कोई खतरनाक जगह है तो क्या तुम मानते? या फिर तुम्हें लगता कि मैं साइको हूँ या जगह को प्रमोट करने के लिए पैसे दिए हों या फिर कुछ और? मैंने कुछ देर तक सोचा और मुझे सच में यकीन नहीं था। मैंने फिर उसे पूछा कि उसने खुद वापस आने का फैसला क्यों किया। उसने कहा कि वो एंटोन को ढूंढने की कोशिश में थी। उसे नहीं लगता कि वो मर गया है, बस यहाँ कहीं फंसा हुआ है। उसने कहा कि वो उसे बाहर निकालने वाली थी। उसने डिक्सी से जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकती थी उसने निकाल ली और फिर अपनी खुद की रिसर्च की, पर वो किंजो से कहीं ज़्यादा गहराई तक गई थी। दूसरों के फर्स्ट हैंड अकाउंट ट्रैक कर पाई थी जो यहाँ एंटर हुए थे और बच गए थे। हालांकि उनमें से बहुत कुछ बेतुकी थी। उस जगह की उनकी यादें बिखरी, धुंधली एंड इच्छा से दबा दी गई थी। पर जो वो इस सब से निकल पाई थी वो ये थी कि अगर आप कहीं यहाँ अपने आप को पाते हैं तो आपको बस चलते रहना होगा। यहाँ तक कि जब निराशा आती है और आप डरे हुए हैं और चेहरे मायूस और होपलेस लगती हैं, आपको बस चलते रहना है, क्योंकि आखिरकार वो जगह आपको जाने देगी। पर सिर्फ तब जब आपने उसे साबित कर दिया कि वो आपको तोड़ नहीं पाएगी। इसमें घंटे लग सकते हैं, शायद दिन, पर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। उसने ये भी मेंशन किया कि अगर यहाँ कुछ दूर से खतरनाक लगता है तो वो ज़रूर खतरनाक है। उसने फिर हमें बताया कि हमें आगे बढ़ना होगा, सीढ़ियों से ऊपर जाना चाहिए। हमने पूछा कि ऊपर क्यों, नीचे क्यों नहीं? उसने कहा कि उसने रिपोर्ट में बस यही पढ़ा था कुछ कि एक बार जब आप बेसमेंट में चले जाते हो तो आप बेसिकली नरक में होते हो और आप कभी बाहर नहीं निकलते। यह बहुत कुछ था समझने और प्रोसेस करने के लिए, पर हमें लगा कि उसकी बात मान लेना सबसे अच्छा है। तो हमने सीढ़ियों से वापस ऊपर जाना शुरू कर दिया।